तमाम इदारे अपनी हुदूद में रहें, आइन को मुअत्तल या ख़त्म करना संगीन गद्दारी। उमर अयूब खान पर आर्टिकल 6 लगाएं, लाश को कब्र से निकाल कर फांसी पर चढ़ाएं ख्वाजा आसिफ। किसका मौक़िफ़ कितना काबिल अमल? एक जानिब आइन की अमलदारी की बात हो रही है कि वो ज़रूरी है और दूसरी जानिब गद्दारी पर सज़ा। हसन निसार साहब, कौन सी बात कितनी काबिल अमल है हमारे यहाँ? मेरा तो ये एक बहुत पुराना थीसिस है। देखें, इस पर्टिकुलर इंसिडेंट पे एक मुहावरा याद आता है कि जी छाछ तो बोलें, यहाँ तो छल्लियाँ भी बोलती हैं। जनरल ज़ियाउल हक की सियासी औलाद, बल्कि उसकी औलाद की औलाद के मुंह से इस तरह की बात जचती नहीं, लेकिन वो कहते हैं ना, या ढिठाई तेरा आसरा, या बेशर्मी तेरा आसरा। देखो सिलसिला चलो मेरा वो फुपीरा पुत्र सी अयूब खान, कब्र तो फिर कातिल डिक्टेटर की भी उखाड़नी पड़ेगी। मुनाफिक तरीन आदमी, पाकिस्तान का कल्चर बर्बाद कर गया। मेरे एक दोस्त हैं रशीद भट्टी, 2-3 दफ़ा MP रहे हैं, उनका बेटा अब है। तमाम तरौर्स के बावजूद उन्होंने कहा, खुदा की कसम, ज़ियाउल हक से पहले किसी को कहते थे कुरान उठा, उसका रंग पीला पड़ जाता था। ज़ियाउल हक के बाद जबरदस्ती नमाजें पढ़ा रहा, फलाना ढोंग था बहुत बड़ा। खैर, दूसरी बात यह है कि जब अयूब खान ने टेक ओवर किया तो नाम नेहात सियासी अमल में बड़े बड़े पगड़ों, बड़े बड़े गाटों और तोंदों के अलावा था क्या? या जाके उसकी कुदरतुल्लाह शाह की किताब पढ़ो। ईस्ट पाकिस्तानीज ने कहा कि अमेरिका से जो भीख आई है सैनिटरी के सामान की, कुछ हमें दो। तो जवाब क्या दिया गया था इन बदमाशों की तरफ से? क्या तुम्हारे लिए रफा हाजत के लिए केलों की गाछ बहुत है। क्या कहा पड़ा? कुदरतुल्लाह शाह उस वक्त जूनियर था एंड ही वाज टेकिंग द मिनट्स ऑफ द मीटिंग। अच्छा, नेहरू ने किन के बारे में कहा था कि मैं तो दिन में इतनी धोतियां नहीं बदलता। अच्छा, देखो बात सुनो, ये ठीक है फौज का ये वो एक एकेडमिक सी बात है, चिंचिगे ड्राइवर को भी पता है, लेकिन हालात होते हैं, कंडीशन। अयूब खान वकार और इस्तेहकाम की अलामत था। ना उसने सरे महल खरीदे, नेवन फील्ड खरीद कर मुल्क को गाली दी कि ये सिर्फ हुकूमत करने के काबिल मुल्क है, रहने के काबिल नहीं। देखो बात सुनो, मेरा ईमान और विजदान, और 35 साल हो गए अब, मजमूए हैं ढेरों। मेरा तो 3-4 सब्जेक्ट्स हैं कि सियासतदान अगर करप्ट, नाअहल, आपस में दस्तों गिरेबां, मेरिट के दुश्मन और खुदगर्ज ना होते तो फौज कभी आंख उठाकर भी न देखती। और बात सुनो, 76 साल बाद आज का पाकिस्तान देख के भी मामलात की समझ नहीं आ रही। कौन है ये? इनकी औकात क्या है? ग्रेस क्या है इनमें? डेप्थ कितनी है? लल्लू पंजू हर बंदा उठ के कह रहा है मकालमा करो तो ये करो तो वो करो। ये कोई डंगर को इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। कौन लोग हैं ये फॉर्च्यून हंटर्स हैं। हम पता नहीं जमहूरियत को जमहूरियत, इसको जमहूरियत भी कहे जा रहे हैं, इसको सियासत भी कहे जा रहे हैं। वोट से लेकर पार्लियामान में जाते हैं, निजाम हमारा यही है, मुंतखब नुमाइंदे हैं। ओ भाई, आपने वारदात की हुई है, ये गहरी वारदात है। ये गदागरी की तरह इसको समझने के लिए ये बहुत पेचीदा वारदात है। हसन साहब, फिर मौका तो सबको मिला पार्लियामान में जाने का, निजाम को एफिशिएंट कर लेते हैं ना हसन साहब, जिम्मेदारी अगर बाहर है। हाँ। जिस बंदे, और बात सुने, तकरीर नहीं सुनो, जिसके सर के ऊपर छत अपनी नहीं, पांव के नीचे जमीन अपनी नहीं, उसकी राय कैसे अपनी हो सकती है? यू हैव टू बी रियली इंडिपेंडेंट। ये सारा जहालत का, ठीक है, और बेशुमार फैक्टर्स हैं। मुलायत है, वो क्या था, वो पता नहीं क्या, तो राय की भी इजाजत नहीं दे, लेकिन ठीक हो गया जी, ठीक है, चलो छोड़ो, चलो छोड़ो आगे, ठीक है। अब साहब, दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू है, फ्लोर ऑफ द हाउस बात कर रहे हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं, रिस्पेक्टेबल हैं, एक सियासी जमहूरी तरीके से अगर जा रहे हैं तो एक इख्तियार भी रखते हैं, वहां पर बैठ के उनको कानून साजी जो बातें कर रहे हैं कितनी काबिल अमल है, और दोनों का एक एक माजी भी है। क्या फॉर द सेक ऑफ के बस बोलना है, कुछ भी खड़े होकर बोल दिया जाए, या वाकई जो कह रहे हैं उसका मतलब भी समझते हैं? माजी हर एक का होता है, सबका। हम इस स्क्रीन पे जितने बैठे हैं सबका भी एक एक माजी है, उन दोनों का भी एक माजी है।
और जो बातें की आपने अपने इंटरव्यू में कहा कि वो संजीदा मामलात पे बहस होनी चाहिए। पार्लियामेंट देखें आवाम की नुमाइंदा होती है, ये जैसे गांव में एक चौपाल होती है, ये बहुत बड़े साइज़ की चौपाल है, हर किस्म की बात होती है। ये कोई अगर आप समझें कि यहाँ पे हर वक्त सुकरात और अरस्तु बैठे हुए होंगे और वो बड़े इल्मी मामलात पे डिस्कशन कर रहे होंगे, ऐसा नहीं होता। पार्लियामेंट में ऐसा नहीं होता, दुनिया की किसी भी पार्लियामेंट में नहीं ऐसा होता। खलीफा अव्वल को मुंतखब करने के लिए, खलीफा राशिद को मुंतखब करने के लिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जो पार्लियामेंट चौपाल पंचायत बैठी थी उसमें बहुत गुफ्तगू हुई थी। वो पढ़े उसकी तफसील, कितनी लंबी लंबी तकरीरें हुई थी और क्या हुआ था। खैर बहस मैं करना नहीं चाहता। बिल्कुल दोनों का एक माजी है। ख्वाजा आसिफ के वालिद ख्वाजा सफदर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। उन्होंने अयूब खान की आमरीत का मुकाबला किया और डट के किया। ख्वाजा आसिफ के वालिद ख्वाजा सफदर मजलिस शुरा के वो चेयरमैन बने। इस पे ख्वाजा आसिफ 3 दफ़ा असम्बली में माफ़ी मांग चुके हैं, कल भी उन्होंने मांगी है। तो ख्वाजा आसिफ ने और क्या कर सकते हैं वो? क्या अयूब खान जो 1951 में कमांडर चीफ बना था इस मुल्क का और उस वक्त तक उस कुर्सी से नहीं उतरा जब तक पाकिस्तान 2 टुकड़े होने के उस पर नहीं, एज पे नहीं पहुंच गया, जिसको हम आज बहुत फ़ख्र से कहते हैं सबसे बड़ा वो पाकिस्तान का नुकसान था, वो किसने करवाया? 1951 से लेके 1968 तक अयूब खान इस मुल्क का स्याह और सफ़ेद का मालिक था, जिसने इस मुल्क को तोड़ दिया। करता है कोई बात वकार और इस्तेकाम? मुझे शर्म आती है ऐसे वकार और इस्तेकाम पे जिससे मेरा मुल्क टूट जाए और मेरे समधी को अमेरिका की गंदारा मोटर्स का कब्जा मिल जाए, क्योंकि मैं अमेरिकी पिट्ठू हूँ और अमेरिकी ग़ुलामी की मैंने इस खित्ते में अमेरिका का चमचा होने के, इस मुल्क में सबसे बड़ा चमचा होने का हक अदा किया। मैंने ईंट रखी जो आज तक हमें नहीं हिला सके, वो ईंट जो अयूब खान ने रखी। 1962 में चाइना और इंडिया की जंग हुई, चाइना ने कहा आप कश्मीर ले लें, हमने इंडिया की फौज को एंगेज कर लिया है। भाई साहब की टांगें कांप गई, अमेरिका फ़ोन करके इजाज़त ली, उन्होंने मना कर दिया। वो एक वक्त था हमारा कश्मीर लेने का, नहीं ले सके। ये है वकार और इस्तेहकाम, ये है उनकी लेगेसी। और गौहर अयूब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, फौत हो गए हैं। उन्होंने कराची में फायरिंग की थी अपने बाप के, वो जो झुर्लू फेरा था। फातिमा जिन्ना बानी पाकिस्तान की बहन को गद्दार करार दिया अयूब खान ने। लाश मिली कुछ अरसे बाद उनकी, फातिमा जिन्ना की। अयूब खान उस वक्त सदर पाकिस्तान थे, इलेक्शन हार गए अयूब खान से, फायरिंग की गौहर अयूब ने। ये है हिस्ट्री। और उमर अयूब साहब कितनी जमातें बदल चुके हैं पिछले 15-20 साल में, मैं गिनती करूं तो भूल जाऊं। ये माजी है। तो ये माजी हो गए। इन माजी की बुनियाद पे दोनों जो कह रहे हैं, कितना और क्या काबिल अमल है दोनों की गुफ्तगू में से? काबिल अमल देखें, आर्टिकल 6 सब पे लगना चाहिए। इतनी बात तो उमर अयूब साहब की काबिल अमल है और मैं मानता हूँ। और जो ख्वाजा आसिफ ने कहा वो बात तो उनके उसूली तौर पे ठीक है, लेकिन अमली तौर पे तो नहीं होना चाहिए। किसी को कब्र में से निकाल के फांसी नहीं लगाना चाहिए। वो तो पॉइंट स्कोरिंग थी, उन्होंने कर दिया। बहरहाल अगर आर्टिकल 6 की बात करनी है तो अयूब खान से करनी पड़ेगी। और अयूब खान से सिर्फ आर्टिकल 6 की बात ना करें कि उन्होंने माशाल्लाह लगाया 2 दफ़ा, बल्कि ये बताएं ना 1962 में कश्मीर क्यों बेचा प्लेट में रख के? वकार और इस्तेहकाम के तहत अमरीकी एजेंट क्यों बनाया? हमें खुफिया अड्डे दिए अमेरिका को, क्या मिला उसके बदले में? मुझे तो नहीं पता। मेरी नस्लें तो और किसी की नस्लें तो इतनी अमीर नहीं है, वो तो करप्ट भी नहीं थे। फिर गंदारा इंडस्ट्री कैसे मिल गई दुरुस्त है उनके समधी को, जो गौहर अयूब के हिस्से में आई? और उसमें से उमर अयूब को कितना हिस्सा मिलता है मुझे नहीं पता, आप पता कर लें। तो ये तो करप्ट तो सिर्फ सियासतदान है, ये तो दूध के धुले हुए हैं होंगे। मैं इतनी सी बात ही करता हूँ, इससे आगे तारीख में ना जाएं, बेहतर है। हाल में आ जाते हैं। और जालौक जो है उसकी भी देख लें, औलाद अमीर है। हुमायूं अख्तर अब्दुर्रहमान का बेटा है, वो उसके पास पाकिस्तान की पूरी जो कोला इंडस्ट्री है। ठीक है सर, यहाँ तो फिर पार्लियामान का इस्तेहकाक है ना, आप इख्तियार अपने को इस्तेमाल करें। दुरुस्त हो गया। इस्तेहकाक पे आपको कोई मसला नहीं होता, मुझे पता है आपको किन के इस्तेहकाक पे मसला है। कानून साज हैं, वो बनाए कानून, जो डिक्लेयर करना चाहें, जिससे सवाल जवाब करना चाहें कर सकते हैं। शहजाद साहब नहीं कर सकते ना, कुछ जगहों पे सवाल जवाब नहीं होते, पर चलते हैं कानून के भी और हमारे भी। शहजाद साहब ठीक है, हमने सिर्फ सियासतदान को गाली निकालनी है। सर गाली की बात नहीं है, अवामी नुमाइंदे से सवाल करती है, वो इंतजामी तौर पे लोगों को नहीं लगाती है। सियासतदान फैसला लेता है, किसी को भी लगाना है। 1951 से 1968 तक कौन सा सियासतदान था बता दें सर? सियासतदान मुल्क में
मशरकी पाकिस्तान, मगरबी सर पाकिस्तान बिल्कुल कौन था? मौजूद थे, आप जिनका जिक्र 1951 कर रहे हैं उनके राइट और 1968 लेफ्ट पे तक। सियासतदान ही थे। आगे चलें, बढ़ेंगे बस शहजाद वो, साहब, चलें असल ठीक पे है। ना आए, राइट लेफ्ट पे रहें, असल पे ना आए। सर राइट लेफ्ट जब अपनी जगह छोड़ते हैं तो कोई वो जगह लेता है और भरता है। नहीं, जब राइट और फाल- लेफ्ट को छोड़े फिर ना, जो buck आइन में stops लिखा है at उसके your table. हिसाब से चल Buck- लेना, अगर आइन मौजूद। चलें शहजाद साहब। बक स्टॉप्स एट द बॉसेस टेबल, फुल स्टॉप। और बॉस इस मुल्क में प्राइम मिनिस्टर होता है, बनाए कानून अच्छा, अमल दरामद सुपर करवाए। बॉस जी कौन होता है? बिल्कुल हमारे और पास सुपर बॉस कौन होता है? सर मुझे तो सुपर कॉन्स्टिट्यूशन बॉस का कौन पता है। होता है? चले हम 1 to 1 बहस में नहीं जाते हैं। अच्छा,